हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे आप सभी। आपका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल बायोफ्यूजन एकेडमी में। तो आप सभी बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी अच्छी की होगी आप लोगों ने। आपको हमारे लेक्चर का इंतजार भी रहा होगा। क्यों इंतजार कर रहे थे ना? हाँ, शायद कर ही रहे होगे। चलो कोई नहीं, तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। मनुष्यों में उत्सर्जन हमारा कौन सा लेक्चर है? 10वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 9 लेक्चर कवर किए हैं, उसमें सारे सिस्टम कवर हो चुके हैं। अब बचा हुआ क्या? उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और टारगेट खत्म करते हैं आज। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारा क्लास 10 का, इसको लगभग आज हम खत्म ही कर देंगे। ठीक है, एक ही लेक्चर होगा, वन शॉट, मतलब समझ लो वन शॉट ही है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में देखो, खत्म करने के तो मूड से ही आए। देखो कहाँ तक होता है। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। तो बात करेंगे उत्सर्जन की। इसकी बात करेंगे हम, उत्सर्जन की बात करेंगे। तो उत्सर्जन वह प्रक्रम जिसमें शरीर में बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को, यानी कि क्रिया को, प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चाहे क्रिया बोल लिख लो या प्रक्रिया लिख लो, दोनों सेम ही बात है। समझ में आ गया? उत्सर्जन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें उत्सर्जन सिस्टम शरीर में चाहिए। समझ में आ गया? उस हानिकारक जो पदार्थ बनेगा वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, मतलब बहुत ही खतरनाक। ठीक है, तो बात करेंगे उत्सर्जन की। सभी जीवों में होने वाली विभिन्न जैविक अभिक्रियाओं में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे भाई? जब जैविक क्रियाएं होंगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, ठीक है, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, तो कुछ बनेगा, कुछ टूटेगा। जब कुछ बनेगा तो कुछ मतलब टूटेगा भी, तो उससे क्या निकलेगा? हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, जिसको हम अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपशिष्ट पदार्थ की। तो अपशिष्ट पदार्थ हमारे पास हैं यूरिया, यूरिक एसिड व अमोनिया। क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड व अमोनिया। ठीक है, समझ में आ गया? और बात करेंगे कि ये सभी जो होते हैं, वाटर प्रोडक्ट को बाहर निकालना हमारे शरीर बहुत आवश्यक होता है। मतलब वाटर प्रोडक्ट मतलब यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। वाटर प्रोडक्ट मतलब वाटर का यूज करके बेस्ट प्रोडक्ट। समझ में आ गया? कहने का मतलब था कि अब बेस्ट प्रोडक्ट वाटर का यूज करते हैं। वाटर का यूज करके करते हैं जब, तो क्या होता है? बेस्ट प्रोडक्ट को हम बाहर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ इतने हानिकारक होते हैं कि जीव की मृत्यु भी हो सकती है। इतने हानिकारक मतलब अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो मतलब जीवों की मृत्यु भी इससे हो सकती है। समझ में आ गया? वह प्रक्रम, वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब हानिकारक पदार्थों को शरीर से निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। समझ में आ गया? उत्सर्जन। अब बात करेंगे कि जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है। तो जंतुओं में उत्सर्जन होता है, तो ये जो लिखा हुआ मनुष्यों वाला लिखा हुआ कि बहुकोशिकीय जंतु जैसे मनुष्य, इसकी बात करें मल्टीसेलुलर जीव, क्या मुख्य गैसीय उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। श्वसन में उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड रक्त की लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर, हीमोग्लोबिन से संयुक्त होगी तो क्या बनाएंगी? कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, घुलकर न केवल संवहित होकर फेफड़ों की सतह पर पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है? फेफड़ों की सतह पर पहुंच जाती है, बल्कि वहां से उच्छ्वास की क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दी जाती है। यानी एक्सपायरेशन की क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? शरीर से बाहर निष्कासित कर दी जाती है। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे किसकी? बात करेंगे कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर। किसकी बात करेंगे? यूनिसेलुलर। जैसे अमीबा संकुचनशील धानी में उत्सर्जन क्रिया करता है। क्या करता है? धानी में उत्सर्जन क्रिया करता है। ये अपनी कोशिकाओं में नाइट्रोजन युक्त अमोनिया अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त धानी कोशिका द्रव में संकुचनशील धानी में प्रवेश करता है। इनका अपशिष्ट पदार्थ क्या है? अमोनिया। ठीक है, जो वाटर में ही ये क्या करते हैं? एक्सक्रीट कर देते हैं। क्या करते हैं? वाटर में ही एक्सक्रीट कर देते हैं। समझ में आ गया?
जिस कारण संकुचनशील धानी का आकार अपेक्षाकृत बढ़ जाता है। यह कोशिका भित्ति के पास से फट जाती है और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। CO2 का निष्कासन कोशिका भित्ति द्वारा किया जाता है। क्या होती है? कोशिका भित्ति के पास से फट जाती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब हमारा जो टारगेट है बेसिकली मानव उत्सर्जन, मनुष्यों में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। किसकी बात करेंगे? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे। ठीक है, तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो मानव में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं। क्या होता है? मानव में उत्सर्जन के लिए क्या पाए जाते हैं? उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं। मानव शरीर में CO2 तथा यूरिया दो मुख्य अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? मानव शरीर में दो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? CO2 और यूरिया। कौन से अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे मानव शरीर में? तो मानव शरीर में CO2 और यूरिया बनते हैं। क्या बनते हैं? CO2 और यूरिया बनते हैं। ठीक है, बात करेंगे हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग किससे मिलकर बना होता है? वृक्क यानी कि किडनी, मूत्रवाहिनियां यानी यूरिटर, और मूत्राशय या मूत्रमार्ग यानी कि यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। चार चीजों से मिलकर हमारा क्या बना होता है? उत्सर्जी अंग बना होता है। क्या बना होता है? उत्सर्जी अंग बना होता है। और बात करेंगे ये क्या हमारे शरीर में वृक्क हो गया, मूत्रवाहिनियां हो गई, मूत्राशय हो गया, मूत्रमार्ग हो गया, ये क्या बनाते हैं? उत्सर्जी अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्सर्जी अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्सर्जी अंग बनाते हैं। ठीक है, बात करेंगे यकृत जो है लीवर, यानी जो लीवर है वो अमोनिया को यूरिया में बदलकर उत्सर्जन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या होता है? लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में बदलकर उत्सर्जन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? ऑर्निथिन साइकिल चलती है लीवर में, जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है। यूरिया में कन्वर्ट होने के बाद उसे कहाँ भेज दिया जाता है? ब्लड में। ब्लड कहाँ लाता है? हमारे किडनी के पास। किडनी क्या करती है? फिल्ट्रेशन का कार्य करती है। फिल्ट्रेशन का कार्य करके जब यूरिया हमारा यूरिन के थ्रो पास आउट, मतलब थ्रो आउट कर दिया जाता है। ठीक है, बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आ गया? ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये क्या है? ये हमारी वृक्क है, यानी कि ये क्या है? किडनी। इसको क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। ये भी किडनी है। ये हमारा क्या है? यूरिटर है। यूरिटर है, यानी इसको क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनियां बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर है। इसको क्या बोलते हैं? हम मूत्राशय बोलते हैं। और ये जो निकला हुआ है ये मूत्रमार्ग, इसको क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। समझ में आ गया? यूरेथ्रा बोलते हैं। अब किसकी बातें करेंगे हम बात करेंगे अब इसकी मानव उत्सर्जन अंग की। किसकी बात करेंगे? मानव उत्सर्जन अंग की। तो मानव उत्सर्जन अंग में क्या होते हैं? हमारे पास वृक्क होती है, यानी कि किडनी होती है, यूरिटर यानी मूत्रवाहिनियां होती है, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा होता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या पाई जाती है? एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या है हमारी? ये रेड वाली क्या है? ये हमारी महाधमनी। और ये क्या है? ये ब्लू वाली क्या है? हमारी महाशिरा है। ये क्या करती है? रक्त को किडनी तक लेके आती है। और ये जो किडनी में ओपनिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। ये हमारी लेफ्ट किडनी है और ये हमारी राइट किडनी है। ठीक है, ये कौन सी है? लेफ्ट। और ये कौन सी है? राइट। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी पेट के पीछे, यानी कि रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट होती है। और ये क्या? हमारी मूत्रवाहिनियां हैं। क्या? मूत्रवाहिनियां। ये हमारा क्या है? मूत्राशय। और ये क्या है? मूत्र मार्ग। क्या है? मूत्र मार्ग है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे कि किडनी की। तो किडनी जो है
किडनी जो है मानव में एक जोड़ी वृक्क, मनुष्यों में जो किडनी है वो एक जोड़ी वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। ये उदर गुहा में कशेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। क्या होता है? कशेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है? उदर गुहा में कशेरुदंड के दोनों ओर प्रेजेंट होती है। इसको क्या बोलते हैं? इस कैविटी का जहाँ प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। क्या बोलेंगे? रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। क्या बोलेंगे? रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। वृक्क पेट के पिछले भाग में होता है जिसे क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। रीनल आर्टरी यानी रीनल धमनी अशुद्ध रक्त वृक्क में लाती है और वृक्क की लाखों नेफ्रॉन इस रक्त को साफ करती हैं। नेफ्रॉन का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन का कार्य होता है। इसका ब्लड फिल्ट्रेशन का कार्य कौन करती है? नेफ्रॉन करती है। और शुद्ध रक्त क्या होता है? रीनल शिरा द्वारा वापस शरीर को भेज दिया जाता है। व्यय पदार्थ यानी व्यर्थ पदार्थ मूत्र वाहिनियों के रास्ते मूत्राशय में पहुंच जाते। क्या होता है? मूत्राशय में पहुंच जाते। जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हमें बाहर निकालना है, नेफ्रॉन क्या करता है? फिल्ट्रेट करता है। अब वेस्ट प्रोडक्ट बना तो उसको कहाँ भेज देगा? यूरिटर से कहाँ भेजेगा? यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ पे स्टोर होगा। फिर उसके बाद हम यूरिन के थ्रू उसको क्या करते हैं? पास आउट कर देते हैं। क्या बात करेंगे हम? किडनी की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? किडनी के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो किडनी जो है क्या होती है? ये क्या हमारे ये जो पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। और बाहर वाले को कार्टेक्स और इनर वाले को क्या बोलते हैं? मेडुला। तो होता है, एक कार्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। ठीक है। और यहाँ जो ये ओपनिंग है, मतलब जो ये खाली खाली जगह है, इसको हम क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ जो ओपनिंग होती है इसे हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। और ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है इनको क्या बोलते हैं? हम रीनल पिरामिड बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं? नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया? ये हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है। अब बात करेंगे किसकी? मूत्रवाहिनियां। क्या बची हैं? मूत्रवाहिनियां के बारे में बात करेंगे। मूत्रवाहिनियां क्या होती हैं? तो ये वृक्क से निकलकर मूत्राशय तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? वृक्क से यानी यूरिटर निकलकर यूरिनरी ब्लैडर यानी अपने मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर कहाँ जाएंगी? यूरिनरी ब्लैडर के पास जाती हैं। ठीक है। भित्ति में कमांकुचन पाया जाता है यानी पेरिस्टालसिस मूवमेंट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे की ओर बढ़ता है। क्या होता है? फल आगे की ओर बढ़ता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है उसमें यूरिटर में जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है तो मूत्र इसकी वजह से क्या होता है? आगे बढ़ता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके? मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर की बात करेंगे। यह है उदर के पिछले भाग में स्थित होता है। मूत्राशय में मूत्रवाहिनियां आकर खुलती हैं व इससे मूत्र को संग्रहित किया जाता है। ये जो हमारी यूरिटर है कहाँ खुलती है? यूरिनरी ब्लैडर। ये हमारी क्या है? यूबी, ये इसी में खुलती हैं। ठीक है। अब बात करेंगे कि मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा की बात करें। मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा मूत्राशय का पश्च भाग सकरा होकर एक पतली नलिका में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्राशय का पश्च भाग यानी मूत्राशय का पश्च भाग मतलब लास्ट वाला पार्ट क्या होता है? एक पतला होकर के एक नलिका बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं यानी यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है।
ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब बात करेंगे वृक्क के आंतरिक संरचना की। किसकी बात करेंगे? वृक्क के आंतरिक संरचना की। समझ में आ गया? तो वृक्क के आंतरिक संरचना की बात की जाए तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। प्रत्येक वृक्क के भीतरी धंसे हुए किनारों के मध्य कीप के आकार की खोखली संरचना होती है। क्या होती है? कीप के आकार की खोखली संरचना होती है जो सक्रिय होकर मूत्र नलिका का निर्माण करती है। क्या होती है? मूत्र नलिका का निर्माण करती है। उसे शीर्ष गुहा, श्रोणि या पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रोणि या पेल्विस कहते हैं। ये कहाँ, ये क्या बात कर रहा है? देखो, ये बात कर रहा है, ये जो यूरिटर बनाती है, ये जो यूरिटर बनाती है, ये कहाँ है? ये पेल्विस है। और इसको, यहाँ की ओपनिंग को क्या बोलेंगे? हम हाइलम बोलते हैं। ये इसी की बात कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? खोखला होता है। अब आगे बात करें तो वृक्क का शेष भाग ठोस होता है और दो भागों में बटा होता है। दो भागों में बटा होता है। पहला जो होता है बाहरी हल्के बैंगनी रंग का परिधीय भाग, वल्कुट या कार्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वल्कुट या कार्टेक्स बोलते हैं। जो पहला भाग होता है वो क्या होता है? बाहरी हल्के रंग का बैंगनी का परिधीय भाग होता है, जिसे वल्कुट या हम कार्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी की बात करें तो भीतरी गहरे रंग का केंद्रीय भाग मेडुला कहलाता है। क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। क्या कहलाएगा? मेडुला कहलाएगा। अब प्रत्येक वृक्क में लाखों की संरचना में, यानी कि प्रत्येक वृक्क, ईच each kidney have to present 10 to 12 lakhs in a 12 lakhs नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रत्येक किडनी में? 10 से 12 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 10 से 12 लाख सूक्ष्म लंबी कुंडली वृक्क नलिकाएं यूनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? यूनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारा वृक्क क्या होता है? सॉरी, हमारा पेन गिर गया। क्या होता है? प्रत्येक वृक्क के भीतरी धंसे हुए किनारों के मध्य में कीप के आकार की एक खोखली संरचना होती है, ये जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? पेल्विस बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं। और इसकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। ये क्या बनाती हैं? देखो, माइनर कैलिक्स, कई सारी माइनर कैलिक्स मिलकर क्या बनाती है? मेजर कैलिक्स बनाती है। मेजर कैलिक्स कहाँ खुलता है? रीनल पेल्विस में खुलता है। रीनल पेल्विस की ओपनिंग को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। और ये एक संरचना बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? यूरिटर बोलते हैं। रीनल पेल्विस से एक पतली की आकार की संरचना निकली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? यूरिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिटर बोलते हैं। आगे चलकर क्या बनाती है? मूत्रवाहिनियां बनाती है। क्या बनाती है? मूत्रवाहिनियां बनाती हैं। और बात करें कि तो वृक्क का शेष भाग क्या होता है? ठोस होता है। ये दो पार्टों में बटा होता है। एक क्या होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। दूसरे को क्या बोलते हैं? मेडुला। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स एंड मेडुला। प्रत्येक वृक्क में लाखों की संख्या में 10 to 12 लैक्स नेफ्रॉन या यूनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। यूनिफेरस ट्यूब्यूल बोल सकते हैं आप, नेफ्रॉन बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या? वृक्क नलिका या नेफ्रॉन। किसकी बात कर रहे हैं? हम नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम भी नेफ्रॉन बना दें आप लोगों के लिए। अलग अलग पार्ट करके बनाते हैं। ठीक है, जगह छोटा है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे आप?
ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन। पूरा नेफ्रॉन तो स्ट्रक्चर में बना ही हुआ, हम भी बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन का ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। अभी हम नेफ्रॉन अच्छे से आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम नेफ्रॉन की बात कर लें तो ये क्या होता है, प्रत्येक वृक्क, प्रत्येक वृक्क नलिका एक लंबी या अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। इसके दो प्रमुख भाग होते हैं। क्या होता है, दो प्रमुख भाग होता है। एक मालपीगिन कैप्सूल होता है, जिसको हम मालपीगी कोष बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और उसके बाद एक होता है सिक्रीटरी ट्यूब्यूल्स, यानी स्रावी नलिका होती है। दो पार्टों में बटा होता है। हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, हम यहीं पे आपको नेफ्रॉन समझा देते हैं अच्छे से, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और इसको क्या बोलते हैं हम, वुमेन्स कैप्सूल, क्या बोलते हैं, वुमेन्स कैप्सूल, क्या बोलते हैं, वुमेन्स कैप्सूल। ये क्या है, हमारी रीनल आर्टरी क्या लेके आई, ब्लड। क्या लेके आई, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी क्या लेके आई, ब्लड। कहाँ, उसके पास, ग्लोमेरुलस के पास क्या लेके आई, ब्लड। अब ये क्या कर रहा है, फिल्ट्रेशन कर रहा है। ये फिल्ट्रेशन कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा नेफ्रॉन। ये हमारा नेफ्रॉन का ही पार्ट है। और इस पार्ट को जो पास में होता है, यानी कि जो पास में उसको होता है, हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब, यानी पीसीटी। क्या बोलते हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब। समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका। समीपस्थ नलिका को हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब। हाईली कोलाइड स्ट्रक्चर जो पास में होता है उसको क्या बोलते हैं, पीसीटी। क्या बोलेंगे, पीसीटी। और पीसीटी क्या होगा, पीसीटी आकर के पतली नलिकाओं में नीचे को डिवाइड हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। और जो ऊपर जाएगा उसके बाद क्या बोलेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ये हमारा क्या है, लूप ऑफ हेनले। क्या है, लूप ऑफ हेनली, ठीक है। ये क्या है, लूप ऑफ हेनली। और इसके चारों तरफ नेटवर्क लाइक जाल होता है। किसका, ब्लड, उसका बोलेंगे तो ब्लड कैपलरी का भी होता है और बेंस का भी होता है। ब्लड कैपलरी और बेंस दोनों का नेटवर्क लाइक जाल होते हैं, गुच्छे होते हैं। इनमें क्या होता है, मतलब रीअब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, और सारी चीज़ों का वाटर रीअब्जॉर्प्शन, मेंटेन बैलेंस, ठीक है। मेंटेन बैलेंस होता है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। क्योंकि हमें यहाँ से क्या बनाना है, फिल्ट्रेट करके क्या बनाना है, यूरिन बनाना है, यूरिन बनाना। और एक दिन में कितना लीटर फिल्ट्रेट बनता है तो बात करेंगे, तो एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है। कितना बनता है, 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाती है किडनी। और उसमें से यूरिन कितना बनता है, यूरिन कितना बनेगा, यूरिन आपका मान के चलो 1 से 1.5 लीटर या उससे थोड़ा 200 ml ऊपर, यानी कि 1 लीटर से लेकर के 1.8 लीटर तक वेरी कर सकता है, ठीक है। यूरिन फिल्ट्रेट कितना बना, 180 लीटर पर डे, ठीक है। और यूरिन कितना बना, यूरिन हमारा केवल 1 लीटर से लेकर 1.8 लीटर तक, ठीक है। ये जो हमारी नेटवर्क लाइक कैपिलरी जाल होती है क्या करती हैं, रीअब्जॉर्प्शन का कार्य करती हैं। क्या काम करती हैं, ये रीअब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। इसका काम करती हैं, रीअब्जॉर्प्शन का कार्य करती हैं। समझ में आ गया। और जो ये वाली नलिका है इसको हम क्या बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं, दूरस्थ नलिका। दूरस्थ नलिका यानी इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब। क्या बोलते हैं, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब। क्या बोलेंगे, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब। ये क्या है, दूर, दूर है। ये भी कम कोलाइड स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, डीसीटी। क्या बोलते हैं, डीसीटी। डीसीटी क्या बोलेंगे, डीसीटी। इसमें क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। इस क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। डीसीटी में क्या होगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। किसका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का। किसका, वाटर का, ठीक है।
और डीसीटी हमारी कहाँ खुलती है आकर के? कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ खुलती है? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है? कई सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। क्या होता है? ये जो निकला हुआ इससे भी नेफ्रॉन जुड़ा होगा, ये जो निकला हुआ है इससे भी नेफ्रॉन जुड़ा होगा, ये जो निकला है इससे भी नेफ्रॉन जुड़ा होगा, इससे भी नेफ्रॉन जुड़े होंगे। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कहाँ खुलती है? ये खुलती है माइनर कैलिक्स में। कहाँ खुलती है? माइनर कैलिक्स में। कलेक्टिंग डक्ट हमारी ओपन कहाँ होती है? माइनर कैलिक्स में। कई सारे माइनर कैलिक्स मिलकर क्या बनाते हैं? मेजर कैलिक्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे? मेजर कैलिक्स बनाएंगे। मेजर कैलिक्स की ओपनिंग कहाँ होती है? हाइलम में होती है। किस रीजन पे? पेल्विस, पेल्विस रीजन में। नहीं, पेल्विक नहीं, रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस बोलते हैं। कौन सा रीजन है? रीनल पेल्विस है। वो क्या होता है? पेल्विस मतलब खाली जगह, वहां पे क्या होता है? इसकी ओपनिंग होती है। किसकी? मेजर कैलिक्स की। किसकी? मेजर कैलिक्स की। और रीनल पेल्विस क्या बनाता है? रीनल पेल्विस आगे जाकर के क्या बनाता है? यूरिटर यानी मूत्र वाहिनियां बनाता है। क्या बनाएगा? मूत्र वाहिनियां बनाएगा। और वो कहाँ खुलती है? यूरेथ्रा यानी मूत्राशय में खुलती है। और मूत्राशय का पश्च भाग सकरा होकर के क्या बनाता है? यूरेथ्रा यानी क्या? मूत्र मार्ग। क्या बनाएगा? मूत्र मार्ग बनाता है। ठीक है। और यहाँ से भी क्या, ये क्या है? हमारी कलेक्टिंग डक्ट। इसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या करती है? कलेक्ट करती है। कलेक्टिंग, नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि क्या काम है इसका? कलेक्ट करना काम है। क्या? कलेक्ट करना काम है। और इसमें क्या होता है? हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन होती है। क्या होती है? हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन होती है। ठीक है, समझ में आ गया? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या होगा? सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले बात करें तो ये वाला स्ट्रक्चर हटाएं तब बताएं आपको। सबसे पहले क्या होगा? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? लीवर। ये क्या है? हमारा लीवर। यहां से क्या होगा? NH3 अमोनिया को किस में बदला जाएगा? यूरिया में। NH2 CO NH2। क्या? ये क्या है हमारा? यूरिया। ये क्या है? बेस्ट प्रोडक्ट। क्या? बेस्ट प्रोडक्ट। ये कहाँ जाएगा हमारा? ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? रीनल आर्टरी। कहाँ लेके जाएगी? कहाँ जा रहा है? रीनल आर्टरी में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी क्या लेके आई है? यूरिया। क्या लेके आई है? यूरिया, जो क्या है हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। अमोनिया तो कुछ ज्यादा ही हानिकारक है, उससे कम यूरिया। और यूरिया से मतलब, और बात करें तो यूरिया से पहले क्या आएगा? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड भी एक्युमुलेशन ऑफ ज्वाइंट्स। क्या होता है उसमें? ज्वाइंट में दर्द होने लगते हैं। यूरिक एसिड का डिपोजिशन क्या होता है? क्रिस्टल में हो जाता है। वो जल्दी क्या होती है? ब्रेक डाउन नहीं होती है, तो क्या करती है? इन्फ्लामेशन करवा देती है ज्वाइंट्स में। ठीक है, हड्डियों के गांठों में, और पेन होता है। तो उसकी बातें यहाँ नहीं करेंगे। वो गाउटी आर्थराइस्ट होता है, वो वहाँ की बातें होंगी उसमें, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। बट यहाँ पे क्या हमारा बेस्ट प्रोडक्ट निकालना है? यूरिया। यूरिया, ठीक है। यूरिया क्या हमारा? बेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है? बेस्ट प्रोडक्ट है। अब उसको क्या करें? रीनल आर्टरी कहाँ लेके जाएगी? रीनल आर्टरी लेके जाएगी किडनी के पास। किडनी के पास क्या होगा? फिल्ट्रेशन करने की भैया मशीन है। क्या है? मशीन है। तो उसमें फिल्टर करने के लिए क्या लगे हुए हैं? नेफ्रॉन लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? नेफ्रॉन लगे हुए हैं। कितने नेफ्रॉन एक एक किडनी के पास होते हैं? 10 से 12 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये कौन से शेप में होता है? पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का होता है। ठीक है। इसमें धंसे हुए होते हैं। कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में और कुछ पार्ट मेडुला में होता है। ठीक है। मान के चलो ये वाला पार्ट कहाँ है? कॉर्टेक्स में। ये वाला पार्ट कहाँ है? कॉर्टेक्स में। ये कहाँ है? मेडुला। ठीक है। तो ब्लड लेके आई, क्या लेके आई? यूरिया। यूरिया क्या करेगा? यहाँ जाएगा किसी रेनल आर्टरी के थ्रू। कहाँ जाएगा? ग्लोमेरुलस के पास। कहाँ जाएगा? ग्लोमेरुलस के पास। किसके पास जाएगा? ग्लोमेरुलस के पास। उसका काम क्या है? फिल्ट्रेट करना। और उसमें कवर क्या हुआ? बुमन्स कैप्सूल। क्या लगा हुआ? बुमन्स कैप्सूल। उससे कवरिंग कौन सी किसकी की गई है? बुमन्स कैप्सूल की। वो क्या करता है? GFR को मेंटेन करता है, यानी GFR को मेंटेन करता है।
ठीक है। फिल्ट्रेशन रेट क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन रेट, FR मतलब फिल्ट्रेशन रेट होता है, FR को मेंटेन करता है। और ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, इसमें छन्नी लगी होती है, कौन सा चीज लेके आना, कौन सा चीज लेके जाना, समझे। तो कुछ चीजें तो यहीं फिल्टर होती हैं और जो चीजें यहाँ फिल्टर नहीं हो सकती वो सीधे भेज दी जाती हैं ग्लोमेरुलस के थ्रू। ग्लोमेरुलस आगे चल के क्या बनाता है, PCT, प्रॉक्सिमल कन्युलेटेड ट्यूब। क्या बनाएगा, प्रॉक्सिमल कन्युलेटेड ट्यूब। ये हमारी क्या है, PCT है। ये हमारी क्या है, हाईली कोलाइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको हम, PCT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PCT बोलते हैं। समझ में आ गया, PCT बोलेंगे। क्या बोलेंगे, PCT बोलेंगे। PCT से नीचे जब जाएंगे तो क्या होता है हमारा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। यहाँ से नहीं, यहाँ पे क्या होगा, वाटर भेजा जाएगा और उससे क्या लिया जाएगा, हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए। यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अब फिर जब हम बढ़ेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के ऊपर तो क्या होगा हमारा, अब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है, यूरिन को कंसंट्रेट करना है। तो अब क्या होगा भैया, वाटर निकाल लिया जाएगा और जो खराब चीजें उसमें डाली जाएंगी। ले जाओ भैया, यहू ले जाओ, यहू ले जाओ, यहू ले जाओ। अब भैया हमको इस चीज की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है, ये तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ। और DCT का काम क्या है, ये हमारी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये क्या हमारी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और इसके चारों तरफ एक नेटवर्क लाइक जाल होता है, नेटवर्क लाइक गुच्छा होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरी गुच्छा, या और ब्लड कैपिलरी और वेन का गुच्छा होता है। इससे क्या होता है, मतलब जो एब्जॉर्ब चीजें एब्जॉर्ब हुई हैं उसको ले जाकर शरीर में देना, ठीक है, फिल्ट्रेट ब्लड को भी शरीर तक पहुंचाना। और उसके बाद क्या होता है, ये हमारी DCT है। DCT में क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है और रीअब्जॉर्प्शन होता है। और कलेक्टिंग डक्ट से क्या जुड़े होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट की ओपनिंग कहाँ होती है, माइनर कैलेक्स में। माइनर कैलेक्स कहाँ खुलते हैं, बहुत सारे माइनर कैलेक्स मिलकर एक मेजर कैलेक्स बनता है। मेजर कैलेक्स पेल्विस में खुलता है, रीनल पेल्विस में खुलता है। रीनल पेल्विस की यानी कि जो ओपनिंग होती है उसको हम हाइलम बोलते हैं। हाइलम से एक शंक्वाकार यानी नली निकली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिटर बोलते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर सारे क्लियर हो गए, कोई डाउट नहीं होगा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, हमें लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये किसकी बात करेंगे, मॉलपिगिन कोश या मॉलपिगिन कैप्सूल की बात करेंगे। ये क्या हमारा, इसको क्या बोल, मॉलपिगिन बॉडी, हम इसको क्या बोलते हैं, पूरे को मॉलपिगिन बॉडी बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, देख सकते हो, ये हमारा है, अभी हमने बताया नहीं, ये हमारा ग्लोमेरुलस है, इसकी कवरिंग है, उसके ऊपर बुमेंस कैप्सूल है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या, प्रॉक्सिमल ट्यूब है, PCT है। क्या है, PCT है। ये कहाँ, ब्लड कहाँ से आया, ब्लड आया फ्रॉम हार्ट। कहाँ से आया, हार्ट से ब्लड लेके आया। कौन लेके आया है, आर्टरी लेके आई है। क्या लेके आया, आर्टरी लेके आई है। और इसको क्या बोलते हैं, लाने वाली आर्टरी को, हाँ वहाँ पे लाने वाली आर्टरी रह गई थी, इसका नाम नहीं बताएं। लाने वाली आर्टरी का नाम एफ्रियंट आर्टीरियोल। ये जो ला रही है इसको क्या बोलते हैं, एफ्रियंट आर्टीरियोल। और जो ले जा रही है उसको क्या बोलते हैं, इफ्रियंट आर्टीरियोल, ठीक है। एफ्रेंट, इफ्रियंट, एफरेंट और इफ्रियंट में कंफ्यूज नहीं होना है। जो ला रही है वो एफ्रियंट, जो ले जा रही है वो इफ्रियंट, ठीक है। अरे कहाँ ले जा रही है ब्लड, टू हार्ट। कहाँ जाएगा अब ये, हार्ट में, ठीक है। समझ में आ गया, ये सब क्या हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे मालपीगी कोष, मालपीगिन कैप्सूल। इसमें भी दो भाग होते हैं। क्या होते हैं, इसमें भी दो भाग होते हैं। एक होता है वुमेन्स कैप्सूल और दूसरा कहता है ग्लोमेरुलस। वुमेन्स कैप्सूल प्याली नुमा संरचना होती है। क्या होती है, कप की प्याली देखें ना, प्याली नुमा संरचना होती है वुमेन्स। और ग्लोमेरुलस क्या होता है, वुमेन्स कैप्सूल की गुहा में रक्त कोशिकाओं से बना कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस होता है। रक्त कोशिकाओं से एक गुच्छा बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। स्रावी नलिका, सिक्रीटरी ट्यूब्यूल्स,
सिक्रेटरी ट्यूब्यूल्स। क्या सिक्रेटरी ट्यूब्यूल्स कौन सी है सिक्रेटरी ट्यूब्यूल्स भैया? इसी को हम बोल देते हैं सिक्रेटरी ट्यूब्यूल्स। सिक्रेटरी ट्यूब्यूल्स कितने मिलकर बनते हैं? 4 चीजें मिलकर सिक्रेटरी ट्यूब्यूल बनाती हैं। चार चीजें मिलकर सिक्रेटरी ट्यूब्यूल बनाती हैं। वुमेन्स कैप्सूल को छोड़कर वृक्क नलिका का शेष भाग स्रावी नलिका कहलाता है, यानी कि शेष भाग। वुमेन्स कैप्सूल को छोड़कर बाकी शेष भाग स्रावी नलिका कहलाता है। क्या कहलाता है? स्रावी नलिका कहलाता है। और ये समीपस्थ कुंडली नलिका यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, पीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, डीसीटी हेनले ऑफ लूप्स, अंतिम भाग बड़ी संग्रह नलिका जिसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। वुमेन्स कैप्सूल में परानिस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा रुधिर से उत्सर्जी पदार्थ व जल का पृथक हो जाना इस प्रकार होते हैं। क्षनित फिल्ट्रेट में यूरिया, अमोनिया, लवण, ग्लूकोज, विटामिन आदि, ठीक है, क्या होते हैं? फिल्ट्रेट का अलग हो जाना, वाटर और पदार्थ का पृथक हो जाना। वृक्क नलिका के शेष भाग क्षनित से लाभदायक यौगिक ग्लूकोज, लवण तथा जल का पुनः अवशोषण करते हैं तथा पुनः रुधिर में पहुंचा देते हैं। क्या करते हैं? पुनः अवशोषण करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे? रुधिर में पहुंचा दिया जाता है। क्या किया जाता है? पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन या मैचुरेशन, क्या बोलते हैं हम इसको? मैक्यूरेशन या मैचुरेशन बोलते हैं। ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन, वर्णात्मक या चयनात्मक पुनर्अवशोषण, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, श्रावण या सिक्रीशन। ये क्या है? किडनी से ब्लड आया, क्या हुआ? फिल्ट्रेट हुआ। ये वाला पार्ट कार्टेक्स है, ये वाला पार्ट मेडुला, क्या हुआ? फिल्ट्रेट हुआ। ये कहाँ आया? यूरिन बनकर ईसीटी में। यहाँ क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन। क्या हुआ? रीअब्जॉर्प्शन। फिर नीचे आया असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में क्या हुआ? वाटर बाहर, क्या हुआ? वाटर बाहर हो गया। और इसमें क्या डाला गया? अब कई चीजें हैं जो मेंटेन कर रही हैं। फिर क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन और वाटर। लूप ऑफ, ये क्या है? लूप ऑफ हेनली। अब क्या है? ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में क्या डाला गया था? NaCl। अब क्या निकल रहा है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनली से NaCl निकल रहा है। क्या निकल रहा है? NaCl निकल रहा है। इसमें क्या डाला जा रहा है? वाटर। अब यहाँ पे क्या होगा? सिक्रीशन। ठीक है, क्या होगा? सिक्रीशन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब किसका होगा? वाटर का। यहाँ से क्या निकलेगा? वाटर। क्या निकलेगा? वाटर। और थोड़ी सी भी यूरिया भी निकलती है। क्या? कलेक्टिंग डक्ट है। समझ में आ गया? ये क्या हमारा यूरिन फॉर्मेशन है। तीन बताए ना? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वर्णात्मक या चयनात्मक, श्रावण यानी सिक्रीशन। केशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस में धमनी की जो शाखा आती है वह इससे निकलने वाली शाखा की अपेक्षा अधिक चौड़ी होती है। जो लाने वाली ब्लड है वो क्या होती है? चौड़ी होती है। और जो ले जाने वाली ब्लड होती है क्या होती है? पतली होती है। और ये जो लाने वाली है इसको हम क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका। ले जाने वाले को अपवाही धमनिका, लाने वाले को अभिवाही धमनिका। ठीक है। अतः केशिका गुच्छ में आने वाले रुधिर की मात्रा अधिक, परंतु उससे निकलने वाले रुधिर की मात्रा कम होती है। आने में क्या होता है? रुधिर की मात्रा अधिक होती है और जाने में रुधिर की मात्रा कम होती है। इस प्रकार केशिका गुच्छ की रक्त कोशिकाओं में रक्त दाब काफी बढ़ जाता है। क्या होता है? रक्त दाब काफी बढ़ जाने से कोशिकाओं की पतली दीवारों से रुधिर का प्लाज्मा छनकर
वुमेन्स कैप्सूल में आ जाता है, क्या आता है, रुधिर का प्लाज्मा छनकर वुमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। यह क्रिया परानिस्यंदन या अपोहन या डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? अपोहन या डायलिसिस, परानिस्यंदन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और या डायलिसिस क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। अब क्या हुआ, छने हुए निस्यंद में लगभग सभी कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? सभी कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे बात करेंगे तो जल की, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड सभी प्रेजेंट होते हैं। अर्थात किसको छोड़कर? अर्थात बात करेंगे तो आरबीसी को छोड़कर, आरबीसी तथा प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर रुधिर के लगभग सभी घटक कंपोनेंट्स उपस्थित होते हैं। यह छना हुआ तरल नेफ्रिक निस्यंदन या नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहलाता है। समझ में आ गया? नली के अंदर आए हुए नेफ्रिक निस्यंदन तरल पदार्थ में भोजन आदि स्रावी नलिका व कोशिकाओं के भित्ति से होकर वापस रुधिर में जाता है। इस प्रकार कुछ जल भी वापस रुधिर में आ जाता है। इस क्रिया को चयनात्मक या पुनरावशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? चयनात्मक या पुनरावशोषण, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने समझा ही दिया था। हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसका होता है? ऑल सॉल्यूट प्लाज्मा कंपोनेंट। किसका होता है? ऑल सॉल्यूट प्लाज्मा कंपोनेंट। ठीक है, और बात करेंगे सिक्रेशन किसका होता है? हाइड्रोजन आयन का। किसका होता है? हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम आयन का, ड्रग्स का, यूरिक एसिड का, क्रेटिनिन का, क्रेटिनाइन का होता है। अब बात करेंगे कि रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है? ये डाला जाता है भाई निकालने के लिए, हमारे शरीर में नहीं रह सकते। क्या है? हमारे लिए हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। क्या हानिकारक है? क्या हानिकारक है? बात करेंगे तो हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, ड्रग्स जो हम दवा लेते हैं, यानी कि जो ड्रग्स लेते हैं उनका भी मतलब वेस्टेज निकालना होता है, यूरिक एसिड और क्रेटिनाइन, क्रेटिनाइन को भी मेंटेन करना होता है जो कि किडनी के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो क्रेटिनाइन को भी हम बाहर निकालते हैं भेज करके कि भैया ले जाओ, हमारा इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमारी मतलब क्षमता से ज़्यादा है। समझ में आ गया? अब रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा? तो रीअब्जॉर्प्शन की बात करें अगर, तो रीअब्जॉर्प्शन होगा ग्लूकोज का, लैक्टेट का और ऑक्सो एसिड का, अमोनी क्या अमाइनो एसिड का, सोडियम का, पोटेशियम का, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन का, SO4 सल्फाइड आयन का, HPO4, SCO3 बाइकार्बोनेट आयन, और इन सब का क्या होगा? हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये चीज़ें लिख लेना कि क्या फिल्ट्रेट होता है, सिक्रीशन किसका होता है, रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है। एक नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ सकता है कि रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है और एब्जॉर्प्शन किसका होता है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है? ग्लूकोज का, लैक्टेट का, लैक्टेज का, ऑक्सो एसिड का, अमाइनो एसिड का, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन, SO4 -2 सल्फेट आयन, HPO4 आयन का, और बात करें तो HCO3- आयन का और वाटर का। इन सब का क्या होता है? हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब बात करेंगे हीमोडायलिसिस की। इसकी बात करेंगे हीमोडायलिसिस की। इसको क्या बोलते हैं? अपोहन या कृत्रिम किडनी क्या बोलते हैं? कृत्रिम ब्रेक यानी आर्टिफिशियल किडनी क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है जो बुक में दिया हुआ है। ये क्या है? रोगी के शरीर से अशुद्ध रक्त निकालते हैं। क्या होता है? रोगी के शरीर से अशुद्ध रक्त निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या धमनी से पंप का मार्ग है। ये क्या? यहाँ पे एक चैम्बर लगा होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वेनस प्रेशर मॉनिटर। क्या इसको भी क्या बोलते हैं? वेनस प्रेशर मॉनिटर। क्या बोलेंगे? वेनस
प्रेशर मॉनिटर, वेनस प्रेशर मॉनिटर, बीपीएम, क्या बोलेंगे, बीपीएम मशीन। क्या यहाँ पे क्या लगे, एक बीपीएम लगा होता है, वेनस वेनस प्रेशर मॉनिटर मशीन लगी होती है। से क्या होता है, ये चैम्बर है हमारा, चयनित पारगम झिल्ली की बनी नलिका है। यहाँ पे क्या है, ये एक झिल्ली बनी होती है, इसमें हम सिलेक्टिव चीज़ों का यदि एब्जॉर्प्शन कराते हैं, फिल्ट्रेट करवाते हैं, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी, उसके अनुसार ये चयनित झिल्ली बनी होती है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये फिल्ट्रेट करेगी। ठीक है, और इसमें हम क्या डालते हैं, यहाँ से में क्या भरा होता है, अपोहन विलयन भरा होता है। अपोहन अपोहन के लिए ताज़ा विलयन है ये। ठीक है, और अपोहन के बाद यहाँ पे एक नलकी लगी होती है, क्या होता है, अपोहन के बाद का विलयन यूरिया तथा अन्य लवण, ये जो हानिकारक चीज़ें वो यहाँ से निकाल दी जाती हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, शरीर से शुद्ध रक्त, यहाँ से क्या होता है, शरीर से शुद्ध रक्त जो होता है वो रोगी के शरीर में भेज दिया जाता है। शरीर का शुद्ध, अब यहाँ से रक्त शुद्ध हुआ और उसको शरीर में भेज दिया जाएगा। यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सारी चीज़ें लगी होती हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या लगेगा, तो क्या बोलते हैं, हीमोडायलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोडायलाइजर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैवी चीज़ों में समझाने वाली हैं। ये आप में ये फिगर दिया हुआ, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं समझाएंगे। क्लियर। यदि किसी लवण और स्टार्च के विलयन के सल्फोफेन की थैली में भरकर उसे अस, अश्रावित जल में लटका दिया जाए तो लवण के आयन सल्फोन से सेलोफेन से होते हुए अस्वित जल में प्रवेश कर जाते हैं और स्टार्च की थैली के भीतर रह जाता है। ये क्रिया अपोहन कहलाती है। क्या कहलाती है, अपोहन कहलाती है। कई बार विपरीत परिस्थितियों जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में असीमित रक्त प्रवाह के कारण गुर्दे अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। शरीर में बनने वाला यूरिया तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थों को रक्त से छानने में असमर्थ हो जाता है, अतः रक्त में विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ने लगती है। जब हमारा किडनी क्या काम नहीं कर पाता है, फिल्ट्रेट नहीं कर पाता, छान नहीं पाता, तो उसमें क्या होता है, विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे क्या हो सकता है, आगे चल करके किडनी फेलियर, यानी कि क्या होता है, माल फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी में क्या डिपोजिशन हो जाता है, यूरिया का। किसका डिपोजिशन हो जाएगा, यूरिया का, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। क्या बढ़ जाता है, क्रेटिनाइन लेवल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, क्रेटिनाइन लेवल बढ़ जाता है। इससे मृत्यु भी हो सकती है। तब डायलिसिस में यंत्र यानी कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है रक्त को साफ करने के लिए। इस यंत्र में रक्त सेलोफोन झिल्ली की नई नलिकाओं में बहता है। क्या होता है, नई नलिकाओं में बहता है। इन नलिकाओं के बाहर रक्त का समपराश्री लवण द्रव प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण नलिकाओं के अंदर बहते हुए रक्त में उत्सर्जी पदार्थ अलग होकर यंत्र के द्रव में आ जाते हैं और रक्त यूरिया उत्सर्जी, हाँ, समान कार्य करता है तथा यूरिया तथा उत्सर्जी पदार्थों मुक्त हो जाता है। इस क्रिया के बाद रक्त को शरीर में वापस भेज दिया जाता है। जैसे मान लीजिए दो चैम्बर रखे जाते हैं, एक में क्या होता है, आ जाता है क्या, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट आ जाता है, वो फिर छन्नित होकर के, ठीक है, छन्नित होकर के क्या आ जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट आ जाता है। तो क्या करते हैं, हम इकट्ठा कर लेते हैं, जो शुद्ध होता है, शुद्ध रक्त होता है, उसको हम क्या भेज देते हैं, फिर शरीर में भेज देते हैं। ठीक है, परंतु इसमें पुनः अवशोषण नहीं होता। प्रातः एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन फिल्ट्रेशन वृक्क में होता है। एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन लगभग 2 लीटर हो सकता है। क्या बता, 2 लीटर हो सकता है। ठीक है, जबकि शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनर्अवशोषित हो जाता है। क्या हो जाता है, पुनर्अवशोषित हो जाता है। समझ में आ गया। ये हमारी क्या है, आर्टिफिशियल किडनी है, यानी कि क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, डायलिसिस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डायलिसिस बोल सकते हैं। ये देखो, अब यहाँ समझाएंगे, वहाँ इंग्लिश में था, आप लोग नहीं समझ पाते तो थोड़ा। ये क्या है, यहाँ पे क्या निकाला गया, ब्लड निकाला गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, धमनी से पंप का मार्ग। यहाँ पे क्या है, धमनी से पंप का मार्ग। यहाँ पे क्या इंजेक्ट कर दिया जाता है, लगा होता है जो, यहाँ पे हम क्या डालते हैं, आर्टिफिशियल हेपेरिन। क्या डालते हैं, आर्टिफिशियल हेपेरिन, जो कि खून के थक्का न बनने में मदद करती है। ठीक है, और टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। समझ में आ गया। और ये क्या, हमारी चयनित पारगम्य झिल्ली की नलिका बनी होती है। चयनित पारगम्य की
नलके की झिल्ली की नलिका बनी होती है, क्या है, नलिका है। समझ में आ गया। और यहाँ पे एक और लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है जो बेस्ट प्रोडक्ट इसमें निकलता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोडायलाइजर। इसको क्या बोलते हैं, हीमोडायलाइजर। अपोहन द्रव यानी हीमोडायलाइजर, इसमें क्या होता है, हीमोडायलाइजर। और इसमें क्या अपोहन के लिए ताजा विलयन है, क्या है, ताजा विलयन है। में ताजा विलयन भरा होता है, और ये क्या होता है, जब फिल्ट्रेशन होता है तो वो जो खराब पदार्थ है वो निकलता रहता है, ठीक है। अपोहन के बाद यूरिया अतिरिक्त लवण, समझ में आ गया। और जब शुद्ध रक्त होगा तो उसे कहाँ भेज दिया जाता है, फिर शरीर में भेज दिया जाता है रोगी के। अब बात करेंगे हीमोस्टेसिस। इसकी बात करेंगे, हीमोस्टेसिस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हीमोस्टेसिस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हीमोस्टेसिस। हाँ, इससे पहले बात करने से पहले हम आपको ये बता दें, इसमें जो होता है, क्या बताने जा रहे थे, हाँ, ये रक्त वहां से निकाला जहां से मतलब किसी अंग को सप्लाई ना मिल रही हो, समझ में आ रहा है, नहीं तो वो अंग भी डैमेज हो जाता है। इसलिए क्या यूज करते हैं, ये भी फिस्यूला यानी अशुद्ध, इसे क्या बोलते हैं, ये भी जो लगा होता है ये भी फिस्ब्यूला बोलते हैं। और ये कहाँ से निकालते हैं, हम हमारे हिसाब से किससे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, निकालते हैं, आर्टरी से। किससे निकालते हैं, आर्टरी से। आरटी ही तो अशुद्ध रक्त ला रही है, आरटी तो ही अशुद्ध रक्त ला रही है, समझ में आ गया। हम्म। डायलाइजर की रचना देखो क्या है, ये अशुद्ध खून का अंदर जाना, उत्सर्जी पदार्थ डायलेट के साथ बाहर, उत्सर्जी पदार्थ डायलाइजर के साथ बाहर, ठीक है। जो हम डालें यहाँ से शुद्ध डायलाइजर, ये खून बाहर निकालने वाला है, और खून के शुद्धिकरण के लिए डायलेज के अंदर जाना है। यहाँ से क्या हीमोडायलाइजर डाला जाता है। डायलाइजर में पल्ली छानित नलियाओं में खून का जाना और शुद्धिकरण होना, ये क्या है, हीमोडायलाइजर की संरचना है, ठीक है। अब हम किसकी बात कर लें, हीमोस्टेसिस की बात कर लेंगे। उसके बाद क्या बचा हुआ है हमारा, परासरण यानी ऑस्मो रेगुलेशन। हीमोस्टेसिस, द प्रोसेस ऑफ हीमोस्टेसिस, मूत्र निर्माण तथा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के अतिरिक्त वृक्क में शरीर में जल, अम्ल तथा क्षार लवणों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। वृक्क में रुधिर से अतिरिक्त जल की मात्रा को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। इसी प्रकार वृक्क के कारण रुधिर में लवण सदैव एक निश्चित मात्रा में ही मिलते हैं। अमोनिया रुधिर के H+ आयन की अधिकता को कम करके रुधिर में अम्ल क्षार संतुलन बनाने में सहायता करती है। वृक्कों द्वारा ही विष, दवाइयां आदि हानिकारक पदार्थों को शरीर से विसर्जन किया जाता है। अतः समस्त क्रियाएं जिनके द्वारा शरीर में एक अस्थायी अवस्था बनी रहती है, इसे हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोस्टेसिस कहते हैं। वह समस्त क्रियाएं जिसके द्वारा शरीर में एक अस्थायी व्यवस्था या अस्थायी अवस्था बनी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, हीमोस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब बात करेंगे परासरण नियमन यानी ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन। ऑस्मो रेगुलेशन का प्रयोग सर्वप्रथम हेबर ने, याद रखना क्या, सर्वप्रथम हेबर ने, साइंटिस्ट याद रखना, 1902 में किया था सन भी। परम जंतु का उसके वातावरण के साथ जल एवं लवण का निकट संबंध रहता है। शरीर के अंदर जल एवं लवणों का एक अनुकूलतम सांद्रण बनाए रखना अत्यंत ही आवश्यक है। इस सांद्रण को बनाए रखने को ही परासरण नियमन कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। मेंटेन ऑस्मो रेगुलरिटी यानी जल एवं लवण की बैलेंस को मेंटेन बनाए रखना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। और एक चीज, हाँ, नोट में ये ऑस्मो रेगुलेशन क्लियर होगा तो अगर नोट में बात करेंगे तो आप नोट में एक चीज नोट कर लेना कि मनुष्य की त्वचा में तैलीय यानी तैलीय सेविकस ग्लैंड होती है तथा श्वेत ग्रंथियां, दो ग्लैंड होती है, सेविकस ग्लैंड एंड श्वेत ग्लैंड्स। जो ग्रंथियां अपने स्रावों या सीबम तथा पसीने
के साथ कुछ उत्सर्जी पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालती हैं। इस कारण त्वचा को उत्सर्जी अंग भी कहते हैं। नोट में याद रख लेना, त्वचा भी हमारी उत्सर्जी अंग है। उसमें क्या पाया जाता है? सेबिकस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड्स। ये कुछ ना कुछ उत्सर्जी पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सेबिकस ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेबिकस उत्सर्जी ग्लैंड, ठीक है, बोल सकते हैं इनको भी। समझ में आ गया? तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हमारा जो हमने छोड़ रखा है, क्या? पौधों में श्वसन, पौधों में परिवहन, पौधों में उत्सर्जन। क्या 3 टॉपिक हमने छोड़ रखे हैं? पौधों में श्वसन, पौधों में परिवहन, पौधों में उत्सर्जन। ठीक है, ये तीनों टॉपिक आपके कवर कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपका जैव प्रक्रम जो है वो पूरा कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा आपका। आप इसका अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। क्या स्टार्ट करेंगे? नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। बाय बाय बच्चों।